हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चले शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। 66 ईशान और इरा एक साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब तक इरा अपने दोस्तों के साथ अपने नए फार्म हाउस पर थी, जहां उसने अपने दोस्तों को बताया कि सुहानी मित्तल जो उसकी खुद की बुआ थी वही उसे बचपन से हट करना चाहती थी, जिसे जानकर सभी को काफी बड़ा झटका लगा था। अब आगे रात होने के कारण थोड़ी ठंड बढ़ गई थी, इसलिए इरा और उसके बाकी के दोस्त एक कमरे में आ गए थे। सभी चुप थे और इरा की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये मामला अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव थी तो वो इरा ही थी। इरा आज बहुत ही अकेला फील कर रही थी। वो अभी कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, इसलिए वो सभी को अपने रूम में जाकर सोने के लिए बोलती है। वो सभी भले ही फार्म हाउस पर थे, लेकिन ये क्योंकि इरा का था इसलिए सभी के लिए रूम थे और अभी सभी इरा को कुछ टाइम देना चाहते थे, इसलिए अगली सुबह बात करने का बोल सभी अपने रूम में चले जाते हैं। इरा उठकर अलमारी के पास जाती है, जहां पर उसके कुछ कपड़े साथ में एक फोटो रखा था। इरा उस फोटो को उठाकर बेड के पास आती है और उस फोटो को देखती है। ये फोटो फ्रेम इरा के बचपन की थी, जहां उस फोटो में इरा के मॉम डैड और कृष्णा थी। सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, साथ में ये इरा की उसके मॉम डैड के साथ आखिरी फोटो थी। इरा उन फोटो को देख ही रही थी, तभी उसके आंखों से आंसू गिर के उस फोटो पर गिरने लगती है। इरा भले ही दुनिया के सामने खुद को स्ट्रांग दिखा दे, लेकिन तकलीफ भी तो उसे होती ही है। तभी इरा को अपने रूम में किसी के आने की आवाज आती है। इरा देखती है सामने विंडो से कोई साया चलते हुए उसके पास आ रहा है। कुछ ही देर में वो साया ठीक इरा के सामने पहुंच जाता है। इरा को कमरे की हल्की रोशनी में उस साये का चेहरा नजर आता है, जो कोई और नहीं ईशान ही था। इरा ईशान को अपनी नम आंखों से देखती है। ईशान भी देखता है। आज इरा ने उसे कुछ नहीं कहा, जिसका साफ मतलब है आज इरा बहुत दर्द में है। ईशान अपने घुटनों में बल बैठ जाता है, जिससे उसे इरा का चेहरा साफ नजर आ रहा था। ईशान देखता है इरा अपने फैमिली फोटो को देख रही थी। इरा फिर से अपना ध्यान फोटो की तरफ करती है, जिससे फिर से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ईशान इरा को रोते देख धीरे से उसके नजदीक जाता है और इरा को गले से लगा लेता है और हल्के हाथों से इरा के पीठ को सहलाता है, जिससे इरा शांत हो जाए। इरा जो कब से खुद को रोके हुए थी, आखिर उसके सब्र का भी बांध टूट जाता है और ईशान के गले लगे शिकायत करते हुए कहती है, ऐसा मेरा साथ ही क्यों हुआ। पहले मम्मा और डैडा मुझे छोड़कर चले गए, फिर जिस फैमिली ने मुझे अपने बेटी जैसा प्यार दिया उसने भी मुझे छोड़ दिया, और आज मुझे पता चल रहा है मेरी बुआ भी मुझसे नफरत करती है। क्यों, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जिसे कोई अपने पास नहीं चाहता? क्यों मुझे कोई प्यार नहीं करता? सब मुझे दूर क्यों चले जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। इरा रोते हुए अपने मन की सारी बात कहती जा रही थी। उसके दिल में ये सब न जाने कब से था, जिसे वो किसी से कह नहीं सकती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो ईशान से कह रही थी, जिसने खुद उसे तकलीफ दी थी। इरा आज उस इंसान के सामने अपनी तकलीफ कह रही थी, जिससे उसने बर्बाद करने की कसम खाई थी। ईशान काफी कोशिश करता है इरा को चुप करने की, लेकिन इरा शांत नहीं हो रही थी। ईशान इरा के आंसू पोंछते हुए प्यार से इरा से कहता है, सा चुप। किसने कहा कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता? क्या तुम भूल गई तुम्हारी कृष्णा दी, वो तो तुम्हें कितना प्यार करती है। और ईशानी, नीलमनन और मोना भी तो है, तुम उनकी जान हो। और तुम्हारे मॉम डैड भले ही तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वो तुमसे प्यार को करते हैं। और तुम मानो या न मानो, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। इसलिए मैं कभी भी तुमसे ये अब नहीं कहूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मेरे लिए बस तुम्हारी खुशी मायने रखती है। इरा ईशान की बातों को सुन रही और धीरे धीरे खुद को शांत करती है। वैसे भी वो ऐसी लड़की नहीं थी वो किसी एक बात के लिए हर पल रोते रहे। इरा ईशान की पकड़ से खुद को आजाद करती है और उठते हुए ईशान से कहती है, तुम यहाँ मेरे रूम में कैसे आए? ईशान इरा की बात सुन विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं तो विंडो से आया क्योंकि मुझे देखना था कि तुम ठीक हो या नहीं। इरा ईशान की बात उसकी तरफ एक तक देखने लगती है, लेकिन फिर खुद को संभाल उससे कहती है, ठीक है देख लिए मुझे तो, अब जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। ईशान इरा की बात सुन इरा के बेड पर लेटते हुए कहता है, वो क्या है न यहाँ से वापस जाने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा और ठंड भी बढ़ रही है, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना आज यही रुक जाओ। इरा ईशान की बात सुन एक एब्रो ऊपर करते हुए कहती है, क्या अभी तुम ही नहीं थे जिसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन बदले में मुझसे प्यार की उम्मीद नहीं करता? ईशान इरा की बात सुन थोड़ा इरा के चेहरे के सामने आते हुए कहता है, हाँ ये सच है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा दिल तुम्हें देखना चाहता है, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसी तरह से कुछ देर ईशान और इरा में बहस होती रही, लेकिन ईशान वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था, और क्योंकि बाकी के सभी लोग पास के ही कमरे में थे, इसलिए इरा ज्यादा कुछ करके उन्हें कुछ भी ईशान के बारे में बताना नहीं चाहती थी, इसलिए आखिर वो भी ईशान की जिद को मान जाती है।
इरा कुछ एक्स्ट्रा कंबल और तकिए बेड के नीचे बिछा देती है, फिर बेड की तरफ देखती है जहां ईशान आराम से सो रहा था, जिसे देख इरा गुस्से में ईशान को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा देती है। ईशान अचानक हुई घटना से चौंक जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि नीचे एक मोटी कालीन बिछी हुई थी, वरना उसे कहाँ चोट लगती उसका तो कुछ कहना ही नहीं। इरा ईशान को गुस्से में घूरते हुए कहती है, नीचे मैंने बिस्तर लगा दिया है, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो वहां जाके तुम सो सकते हो, वरना जिस रास्ते से तुम आए थे उसी रास्ते से तुम वापस भी जा सकते हो, समझे। ईशान इरा की बात सुन डरते हुए चुपचाप बिना कोई बहस किए नीचे बिछे बिस्तर पर सोने चला जाता है, जिसे जाते देख इरा भी आखिरकार सोने चले जाती है। कुछ देर ईशान अपना सर ऊपर कर इरा की तरफ देखता है, जहां इरा उसे सोते हुए दिखती है। ईशान स्माइल करते हुए इरा को देखने लगता है। वो याद करता है कैसे आज दोपहर में सारी सच्चाई जानने के बाद इरा की हालत अच्छी नहीं थी और ईशान तब से ही इरा का पीछा कर रहा है, और सभी के जाने के बाद ही ईशान ने इरा के पास जाने का सोचा, क्योंकि उसे पता था अगर इरा अकेली रही तो पूरी रात उन्हीं यादों में खोई रहेगी। और उसके अलावा ईशानी ने इरा के रूम के जाने के बाद उसे इरा के बारे में बताया था, साथ में इरा के साथ रहने के लिए भी कहा था, क्योंकि ईशानी को अब कहीं न कहीं अपने ये उम्मीद हो गई थी कि अब ईशान सच में इरा से सच्चा प्यार करता है, और इरा भले ही न दिखाए लेकिन वो भी ईशान के लिए फीलिंग रखती है। यही सब सोच ईशानी ने ईशान को सब कुछ बता दिया था। ईशान सारी रात इरा को ही देखता रहा और कब उसे नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह विंडो खुली होने के कारण सूरज की किरणें इरा की आंखों पर पड़ रही थी, जिससे धीरे धीरे इरा अपनी आंखें खोलती है। इरा की जैसी ही नींद खुलती है उसे रात की बात याद आती है और इरा जल्दी से बेड के नीचे लगे बिस्तर की तरफ देखती है, जहां पर अब कोई नहीं था, साथ में न ही कोई बिस्तर था। इरा आसपास देखती है, तभी उसे अपने पास एक चिट दिखती है, जिसे खोलने के बाद वो पढ़ती है, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल, मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छी नींद आई होगी एंड सॉरी कि बिना बाय कहे ही मैं चला गया, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गए थे, लेकिन एक बात है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तुम सोते हुए बहुत क्यूट दिखती है, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने तुम्हारे गालों पर किस कर लिया। इरा अपने गालों को टच करती है जहां उसे हल्का सा दर्द होता है, जिसे महसूस कर वो आगे पढ़ती है, सॉरी बेबी डॉल, मैं तो बस किस करना चाहता था लेकिन मैंने तुम्हें बस हल्के से बाइट कर लिया, अपना ध्यान रखना, बाय तुम्हारा ईशान। इरा हैरानी से चिट को पढ़ रही थी, लेकिन फिर गुस्से में जोर से ईशान का नाम चिल्लाती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। लंच टाइम में इरा, ईशानी, मोना, नील और मनन एक साथ बैठे थे। नील इरा से पूछता है, तो क्या सोचा है तुमने? इरा उनकी तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, मेरी प्यारी बुआ को बहुत शौक है न नए नए प्लान बनाकर मुझे मारने का, तो बस मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगी, लेकिन मुझे उन्हें मरना नहीं है, बस सच जानना है। मोना कहती है, इरा वैसे तेरी बुआ है बड़ी चालाक, कितने सालों से ये सब कुछ कर रही थी और किसी को भनक भी नहीं लगी। ईशानी भी कहती है, जान तू ये बात कृष्णा दी को कैसे बताएगी? इरा उनकी बात सुन कहती है, अभी दी को बताने का सही समय नहीं आया है, पहले मुझे सच जानना है। कुछ देर तक वो लोग डिस्कशन करते रहे, उसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इरा का घर। इरा अपने घर पहुंचकर अंदर जाती है। इरा सीढ़ियों की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आती है। इरा पीछे मुड़ती है जहां सुहानी बुआ डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर उसे आवाज दे रही थी। उन्हें देख इरा के सामने कल से लेकर आज तक की सारी यादें उसके आंखों के सामने आने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगती है। तभी कोई उसके कंधों पर कोई हाथ रखता है और इरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इरा देखती है ये कृष्णा है जो उसे डाइनिंग एरिया की तरफ आने के लिए कह रहा है। इरा खुद को कंट्रोल करती है और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सुहानी मित्तल पर ही था। सुहानी जी देखती है कि इरा एक तक उसे देखे जा रही है, जिससे उन्हें कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी इरा एकदम से उनके गले लग जाती है और कहती है, बुआ आप कहाँ चली गई थी? पता है मैंने आपको और आपके बनाए खाने को कितना मिस किया। सुहानी जी पहले तो घबरा जाती है, लेकिन फिर हंसते हुए कहती है, इरा मैं तो बस उन बच्चों के पास गई थी जिनका कोई नहीं है, तुम तो जानती तो मुझे बच्चों से कितना प्यार है, और मैंने कृष्णा को बताया भी तो था। इरा सुहानी जी को ध्यान से देखती है, जहां उससे पहली बार उनके चेहरे पर एक नकली स्माइल दिख रही थी, साथ में इरा के गले लगने पर साफ दिख रहा था कि उन्हें कितनी चिढ़ हो रही थी। इरा डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहती है, वैसे बुआ आपने कभी मुझे नहीं बताया कि आप एक ऑर्फेनेज चलती है। सुहानी जी भी बैठते हुए कहती है, तुमने ही कभी नहीं पूछा। इरा थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहती है, ठीक है तो मैं अब पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे भी कभी अपने साथ वहां ले चलेंगी? इरा देख पा रही थी कैसे सुहानी जी उसकी बात सुन घबरा रही है। कृष्णा इरा को डांटते हुए कहती है, इरा चुप हो जाओ और खाना खाओ। कृष्णा की बात सुन इरा शांत होकर खाना खा रही थी, तभी उसकी नज़र सुहानी जी पर जाती है जो बार बार अपने फोन को देख रही थी। 67 बालास्ट। जब से इरा को सुहानी जी की सच्चाई पता चली थी तब से लगभग एक हफ्ते बाद
कृष्णा अपने हॉस्पिटल में, लेकिन उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो काफी थकी हुई है क्योंकि कुछ देर पहले ही वो एक सर्जरी करके आई थी जो लगभग 5 घंटे की थी। वो अपने चेयर पर बैठी ही थी कि तभी उसका सेल फोन बजने लगता है। वो देखती है कॉल की अननोन नंबर से आ रहा है, इसलिए वो कॉल पिकअप करती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ की बातें सुनती है वो हैरान रह जाती है और न चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कृष्णा जल्दी से अपनी कार की चाबी और फोन लेती है और दौड़ते हुए अपने कार के पास पहुंचती है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद कृष्णा एक जगह अपनी कार रोकती है और कार से बाहर आती है। वो देखती है कुछ ही दूरी पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पैरों में जान ही नहीं है। कुछ ही देर में वो उस भीड़ के पास पहुंच जाती है जहां सामने देखती है जहां कुछ घंटे पहले एक कॉफी शॉप हुआ करता था, लेकिन अब ये किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। उस जगह काफी सारी पुलिस आई हुई थी। वो उस जगह की जांच कर रहे थे, साथ में ही वहां के मलबे को हटाकर कुछ निकल रहे थे जो कुछ और नहीं बल्कि उस कॉफी शॉप में हुए धमाके के मारे हुए लोग थे। कृष्णा सुन ही वही खड़ी थी, तभी कोई उसके कंधे को हिलता है जिससे कृष्णा होश में आती है। वो देखती है ये सुहानी जी है। कृष्णा सुहानी जी को देख रोते हुए उनके गले लग जाती है और उनसे कहती है, बुआ इरा। इरा वो इस कैफे में थी, उसने खुद मुझे कहा था कि वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ आ रही है, लेकिन मुझे पुलिस का कॉल कि वो यहाँ हुए बालास्ट में। बुआ ये सच नहीं हो सकता, मेरी इरा मुझे कैसे? बुआ मुझे मेरी इरा चाहिए, मुझे इरा चाहिए। कृष्णा रोते हुए ही उस कैफे की तरफ बढ़ने लगती है, तभी सुहानी जी उसे गले से लगाते हुए कहती है, कृष्णा बेटा शांत हो जाओ, हम यकीन है इरा थी होंगी, जरूर पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हुई होंगी, हम अभी उनसे पूछते हैं, ठीक है चुप हो जाओ। कृष्णा सुहानी जी की बात सुन अपने आंसू पोंछती है और दोनों ही वहां के हेड ऑफिसर के पास जाते हैं। कृष्णा उनके पास जाती है और उनसे कहती है, ऑफिसर कुछ देर पहले मुझे यहाँ से कॉल आया था, इनता कह कृष्णा अपना फोन दिखा देती है। ऑफिसर कृष्णा की बात सुन कहता है, देखिए यहाँ पर लगभग 20 मिनट पहले काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन हमारे पहुंचना से पहले ही इस कैफे में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। हमने यहां आए सभी लोगों के रिकॉर्ड चेक किए जिसमें आपकी बहन का भी नाम शामिल था, इसलिए हमने आपको कॉल किया था। इतना कह वो कुछ चीजें कृष्णा को पकड़ा देते हैं। कृष्णा अपनी आंखों में आंसू लिए उस चीज को देख रही थी, जो सारी चीज तो वैसे जल सी गई थी, लेकिन ये सारी चीजें इराकी ही थी। तभी वहां पर ईशानी, नीलमनन और मोना अविका आ जाती है और उनके आने के साथ ही ईशान और उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। कृष्णा उन लोगों को देख हल्की सी अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहती है, तुम सब यहाँ, मतलब तुम सब इस कैफे में नहीं थे, मतलब इरा भी वहां नहीं होंगी। सुहानी जी भी ईशानी की पूछती है, इशू आप इस कैफे में नहीं आए थे तो इरा कहाँ है? सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। ईशानी कहती है, दी बुआ हम इरा से मिलने यही आने वाले थे, लेकिन हम चारों साथ आ रहे थे, हमें रास्ते में कुछ काम था, इसलिए हम तो अभी यहाँ, हमें नहीं पता जान कहाँ है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है उसे कुछ नहीं हो सकता। सारे लोग इरा को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इरा कहीं नहीं मिलती। तभी कुछ पुलिस की तरफ से इरा के घर कुछ भेजा जाता है, जो कुछ और नहीं बल्कि इरा के गले का पेंडेंट था, जिसे इरा कभी भी अपने गले से नहीं निकलती थी। पुलिस का कहना था ये उन्हें एक मालवी के नीचे गिरा हुआ मिला था, जहां कुछ खून में सने कपड़े भी थे। ये सब देख सभी को आखिरकार यकीन हो गया कि इरा अब उनके साथ नहीं रही, इसलिए सभी के कहने पर इरा के फ्यूनरल रखा गया, जहां इरा के सभी जानने वाले शामिल हुए थे, जिसमें से एक परिवार आहूजा परिवार भी था। उन्हें जब पता चला कि इरा अब नहीं रही तो तब उन्हें एहसास हुआ आखिर उन्होंने खोया किया था। नूतन जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 2 दिन बाद कृष्णा इरा के कमरे में अकेली बैठी उसका फोटो देख रही थी। उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कृष्णा ने न जाने कितने ही दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, जो कि सच भी था। कृष्णा इरा की तस्वीर को देखते हुए कहती है, बहुत अच्छा लग रहा है ना मुझे इस तरह देखकर, पता नहीं मैं अब तक क्यों जिंदा हूँ। मॉम डैड चले गए, जिससे शादी की उससे रिश्ता टूट गया, और तुम मेरे जीने की वजह, वो भी मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई, लेकिन मैं अब भी बिना किसी कारण के जी रही हूँ। कितनी बदनसीब हूँ मैं। आप बदनसीब नहीं है दी, और मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जा सकती। इरा अपने हाथ में खाने की थाली लिए कृष्णा के नजदीक आती है। कृष्णा अपने सामने इरा को देख इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है वो इरा को इमेजिनेशन कर रही है, लेकिन उसे ये अच्छा लग रहा था। कृष्णा इरा को गले लगाते हुए कहती है, बच्चा तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बिना मैं कितनी अकेली पड़ गई थी, ये तुम्हें पता है? अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। इरा कृष्णा को संभालते हुए कहती है, दी आपने ये अपनी कैसे हालत कर ली है, और खाना क्यों नहीं खा रही थी? चलिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। इरा धीरे धीरे कृष्णा को खाना खिलाते लगती है और कृष्णा बस स्माइल करते हुए इरा के हाथ से खाना खाने लगती है, और इंतजार दिनों से न सो पाने के कारण कृष्णा कुछ हो देर में सो जाती है।
इरा कृष्णा को अच्छे से सुलाकर वहीं बैठ जाती है और धीरे से कहती है, मैं जानती हूँ दी आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन सच जानने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। हमारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ था ये मुझे पता करना है। बहुत कुछ है दी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। आपने मेरे लिए पिछली लाइफ बहुत कुछ किया था, यहाँ तक कि अपनी खुशी को छोड़ बस मेरे लिए जी थी आप, लेकिन इस बार नहीं। इस बार जो कुछ भी करना है मैं करूँगी, आप बस अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिए, मैं बस यही चाहती हूँ। इरा कृष्णा के माथे पर किसकर वहां से चली जाती है। 68 क्योंकि तुम सुहानी मित्तल नहीं हो। अब तक एक कैफे के अंदर ब्लास्ट होने के कारण सभी को अगता है कि अब इरा नहीं रही, जिससे कृष्णा की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन लास्ट में हम ये जान पाते हैं कि इरा अभी भी जिंदा है। अब आगे एक कमरा जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, तभी वहां पर किसी के आने की आवाज आती है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि आवाज काफी सारे कदमों की आ रही थी और उसी के साथ उस जगह पर सीलिंग लाइट जलने लगती है, जिससे उस जगह के बारे में ये पता चलता है कि वो किसी मीटिंग रूम की तरह लग रही थी, क्योंकि वहां एक बड़ी सी टेबल लगी थी और उसके चारों तरफ चेयर थे। उस रूम के अंदर लगभग 5 लोग आते हैं, जिससे काले कपड़े से खुद को ढक रखा था। सभी वहां रखी चेयर की तरफ बढ़ जाते हैं। उनमें से 4 वहां रखी साइड वाली चेयर पर बैठते हैं, तो वही एक वहां के हेड चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जिससे ये साफ था कि वो इंसान उन चारों का लीडर है। तभी वो लीडर अपना मास्क हटा लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि सुहानी मित्तल थी। सुहानी मित्तल के चेहरे पर आज हमेशा की तरफ कोई प्यारी स्माइल नहीं थी, बल्कि वो आज किसी शैतान की तरफ अपना चेहरा लिए उन चारों को घूर रही थी। सुहानी उनमें से एक से कहती है, तुम्हें वो मिला। उसके इंता कहते ही उन चारों में से एक आदमी अपने पॉकेट से एक फाइल निकलता है और सुहानी के सामने रख देता है। सुहानी उस फाइल को खोलकर देखती है, जिसे कुछ देर देखने के बाद वो एकदम से ही हंसने लगती है। हा 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 हा। उसे यूं किसी राक्षसी की तरह हंसते देख वहां बैठे सभी डर जाते हैं। उनमें से एक इंसान अपने बगल में बैठे इंसान से कहता है, क्या ये पागल हो गई है, देखो तो कैसे हंस रही है। उसकी बात सुन उसके बगल में बैठा इंसान कहता है, चुप हो जाओ, अगर उसने सुन लिया ना तो तुम्हारी समाधि यही बन जाएगी। तभी सुहानी एकदम से हंसना बंद कर देती है और कहने लगती है, आखिरकार मुझे वो मिल गया जिसके लिए मैंने ये सब किया था। कितने साल लग गए मुझे ये पाने में, लेकिन मैंने पा ही लिया। अब देखना कैसे ये दुनिया मेरे कदमों में आती है। हा 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 हा। सुहानी को फिर से पागलों की तरह हंसते देख पहले तो सभी उसे अजीब नजरों से देखते हैं, और फिर उन्हीं में से एक इंसान सुहानी को रोकते हुए कहता है, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कैसे उस इरा को मारने में कामयाब हो गई, क्योंकि हमने तो न जाने कितनी ही बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हम हमेशा ही फेल हो गए। उसकी बात सुन सुहानी कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि तुम सुहानी मित्तल नहीं हो। और इनता कह वो वहां से उस फाइल के साथ चली जाती है, और उसके पीछे वहां मौजूद चारों भी बस उसे जाते हुए देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक इंसान अपना मास्क हटाता है, जो और कोई नहीं बल्कि क्यारा ही थी, और वही थी जिसने वो सवाल पूछा था। वो गुस्से में कहती है, इस बुढ़िया की तो क्या कह रही थी, क्योंकि तुम सुहानी मित्तल नहीं हो। माय फुट, अरे इसे क्या लगता है ये सब इसने अपने आप हासिल कर लिया। अगर मैंने इसका हाथ नहीं दिया होता तो ये आज भी बदला बदला ही बस करती रह जाती। क्यारा हो शांत करते हुए उसके बगल में बैठा इंसान जिसने भी अपना मास्क हटा दिया, जो नकली ईशान था, वो क्यारा के होठों पर हल्का सा किश करते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, अभी उसका टाइम है, जल्द ही हमारा भी आएगा। और ये तो सच है कि इरा को उसने ही मारा। उसकी बात सुन क्यारा आखिरकार शांत हो जाती है। तभी उनमें से तीसरा इंसान कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने उसे उस फाइल में दिया किया। नकली इंसान उसकी बात सुन कहता है, अरे नीलम मासी जी, लगता है आप भी सच में बुरी होती जा रही है। क्या आप भूल गई, हमारा हमेशा से एक ही मिशन रहा है, उस फॉर्मूले को पाना जिससे हमारी उम्र बढ़ना बंद हो जाए, और उस फाइल में वही था। तभी चौथा इंसान कहता है, मैं सुहानी को बहुत पहले से जानता हूँ, काफी चालक लोमड़ी है, इसलिए ध्यान रखना कि वो उस फॉर्मूले को लेके अकेले ही गायब न हो जाए। उसकी बात सुन सभी हाँ में सर हिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद रात का समय, मोना, मनन, नील, ईशानी चारों ही अपने किसी खास जगह पर थे, जहां बिना उनकी मर्जी के कोई भी नहीं आ सकता था। तभी मनन की नज़र दरवाजे के पास जाती है और वहां खड़े इंसान को देख उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो दौड़ते हुए वहां जाता है, और मनन को यूं दौड़ते देख वो भी वहां देखते हैं, जिससे उनकी भी आंखें नम हो जाती है। वो भी वहां जाते हैं। इरा मनन को बच्चों की तरह रोते देख उसकी भी आंखें नम हो जाती है। मनन इरा के गले लगते हुए कहता है, बड़ी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपने आप को किसी खतरे में डालना। तभी बाकी सब भी वहां आ जाते हैं और इरा को डांटने लगते हैं। कुछ देर जब सब शांत होते हैं तब इरा उन सब से माफी मांगती है और फिर से अपने आप को किसी खतरे में न डालने के बारे में कहती है, और तब जाकर सब उसे माफ करते हैं।
नील कहता है, इरा क्या हुआ था, तुमने हमें भी कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि तुमने कुछ प्लान कर लिया है, लेकिन उसके बाद ही हमें तुम्हारी मौत के बारे में पता चलता है, सच क्या है। इरा देखती है सबके मन में सवाल थे, इसलिए वो कहती है, 1 मिनट, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ और लोग आने वाले हैं, उन्हें आ जाने दो। उसके इंता कहते ही वहां पर ईशान, इवान, नवीन, अर्नब और करण आ जाते हैं। ईशान भी इरा को देख इमोशनल हो जाता है, लेकिन वहां पर काफी सारे लोग थे, इसलिए वो खुद को काबू में रखता है। ईशानी कहती है, जान तुम इन सब की ही बात कर रही हो थी ना। इरा कहती है, हाँ ये सब भी, लेकिन अभी भी 2 लोग और आएंगे। सारे लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इरा किसकी बात कर रही है, क्योंकि सारे लोग तो है ही, फिर और कौन आने वाला है। वो लोग सोच ही रहे थे, तभी कोई इरा से कहता है, बॉस मैं आ गया। इरा उस आवाज की तरफ देखती है जहां से 2 लोग आ रहे थे, जिनमें से एक लड़की थी जिसे सभी जानते थे, जो कोई और नहीं बेला था। वही उसके साथ एक लड़का आ रहा था जिसे वहां मौजूद कोई और नहीं जानता था। इरा बेली को हेलो बोल उस लड़के के पास जाती है और उसके अपने साथ सभी के पास ले जाती है। उस लड़के को सभी के पास ले जाने के बाद इरा कहती है, ये राघव है, साथ में काफी अच्छा दोस्त भी और अंडरवर्ल्ड का जाना माना सितारा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये वही इंसान है जिसने, वो अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम लोगों को किडनैप किया था और तुम्हारे जरिए मुझे ब्लैकमेल किया था। और इतना कह इरा उन सभी को वो सारी बात बता देती है कि कैसे राघव को उसने अपने एक स्पाई के रूप में उन्हीं लोगों के पास भेजा था। सभी उसकी बात सुन काफी हैरान थे। वैसे तो इरा भी पहले राघव को गलत इंसान ही समझती थी, लेकिन उसके साथ काम करने के बाद वक्त के साथ उसे समझ आने लगा था कि ये अच्छा इंसान है, क्योंकि अब इरा ने कहा था कि राघव अच्छा इंसान है, तो कोई भी राघव के खिलाफ कुछ नहीं कहता। 69 सुहानी बुआ की हिस्ट्री। मित्तल अपने लोगों के साथ मीटिंग करती है, जहां उसके साथ क्यारा, नकली ईशान, नीलम और एक अननोन पसंद था। जहां नकली ईशान सुहानी को वही फॉर्मूला देता है जो विन कंपनी में रखी गई थी, और ये फॉर्मूला कैसे उन लोगों के पास जाता है ये हम आगे देखेंगे। और दूसरी तरफ इरा ने अपने फ्रेंड्स ईशान और उसके फ्रेंड्स साथ में राघव और बेली को बुलाया था सारी सच्चाई बताने। अब आगे इरा उन सभी लोगों ईशानी, मोना, नील, मनन, ईशान, इवान, करण, अर्नब, नवीन, बेली और राघव को अपने साथ उसी सीक्रेट बेस के एक सेक्रेट रूम में ले जाती है। वो पूरी हाई टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी, जिसे देख एक पल तो डीमंस ग्रुप के मेंबर भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये सब तो अभी उनके पास भी नहीं आई थी। इरा उन सभी से कहती है, जैसे कि हम जानते हैं विंग्स कंपनी के अंदर आने वाले टॉप 3 ग्रुप की अपनी एक क्वालिटी है। जैसे कि डीमंस ग्रुप की ये खासियत है कि उनके अंदर आने वाले सभी मेंबर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, साथ में उस ग्रुप पावर सबसे ज्यादा होने की वजह से उनके लिए कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह बीस्ट ग्रुप, जो बेली का ग्रुप, उनकी खासियत है कि वो छोटी से छोटी जानकारी भी आसानी से हासिल कर सकती है। उसी तरह से हमारी यानी कि मून ग्रुप की स्पेशलिटी ये है कि हम नए टेक्नोलॉजी के वेपन बना सकते हैं, साथ में कुछ डिवाइस भी। और यहाँ जितनी भी टेक्नोलॉजी तुम लोग देख रहे हो, ये सारी हमारे टीम मेंबर की मदद से बनाए गए हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लेके आई हूँ कि मैं ये सब दिखा सकूं। इतना कह इरा एक कंप्यूटर के पास जाती है और उसमें कुछ टाइप करने के बाद पीछे हट जाती है। सभी लोग ध्यान से उधर देख रहे थे, तभी वहां एक वीडियो प्ले होने लगती है। और ये अभी कुछ देर पहले सुहानी अपने लोगों के साथ जो मीटिंग कर रही थी, ये वही चल रहा था। सुहानी के वहां से जाने के बाद इरा उस वीडियो को बंद कर देती है। फिर सभी को वहां से चलने को बोलती है। सारे ही बाहर आकर वहां रखी राउंड टेबल पर बैठ जाते हैं, और फिर से सभी का ध्यान इरा पर था। इरा कहना शुरू करती है, उस दिन में जब घर वापस आई थी तब बुआ बार बार अपना फोन देख रही थी, जिससे मुझे शक हो गया। इसलिए मैंने ये जानने के लिए कि ऐसा क्या था, मैंने उनके फोन को हैक करने की कोशिश की। गैस व्हाट, मुझे क्या मिला। इतना कह इरा सभी के चेहरे पर देखती है, जहां उसे कंफ्यूजन दिखता है। इसलिए इरा फिर से कहती है, ज्यादा हैरान मत हो, वहां बस मुझे कैसे मरना है उसकी ही प्लानिंग चल रही थी, और उसमें साथ देने वाले वही लोग थे जिसे तुम लोगों ने अभी वीडियो में देखा। सभी पहले तो इरा का ये बात कहना कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इतनी आसानी से कहना थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर सभी समझ गए ये लड़की कोई मामूली तो है नहीं, इरा है वो जो सबसे अलग है। इरा फिर से कहती है, बस फिर क्या था, मैंने अपना प्लान बनाया, लेकिन पहले मुझे ये जानना था कि वो मुझे मारने के बाद क्या चाहते थे, जिसके लिए मुझे मेरी प्यारी बुआ की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी, और जिसमें मेरी मदद बेली ने की। इरा इतना कह बेली की तरफ देखती है और इरा का इशारा समझ बेली उनसे आगे कहती है,
इरा के कहने पर मैंने सुहानी मित्तल का बैकग्राउंड चेक किया, जिससे मुझे पता चला कि वो न्यूयॉर्क से पढ़ाई कंप्लीट कर वहीं पर उन्होंने एक साइंटिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया और कुछ ही सालों में वहां की टॉप साइंटिस्ट में से एक बन गई और वहीं उन्हें एक इंडियन डॉक्टर मिले जिनसे उन्हें प्यार हो गया और बाद में उनसे ही शादी कर ली और अपने हस्बैंड के साथ इरा के डैड अबिक अंकल के पास आए, लेकिन किसी हादसे की वजह से उनके हस्बैंड की मौत हो गई जिससे वो लगभग सदमे में पहुंच गई थी। लेकिन कुछ सालों बाद वो ठीक हो गई, तभी उन्हें इस फॉर्मूले के बारे में पता चला और क्योंकि वो खुद भी एक साइंटिस्ट थी इसलिए वो ये फॉर्मूला चाहती थी, लेकिन अबिक अंकल उन्हें ये दे नहीं सकते थे क्योंकि ऐसे में हमेशा सुहानी मित्तल की जान खतरे में रहती, क्योंकि कोई न कोई इंसान उस फॉर्मूले को पाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन ये बात सुहानी को समझ नहीं आई और उसने अबिक अंकल का एक्सीडेंट करके उनसे फॉर्मूले लेने की सोची, लेकिन वो एक्सीडेंट इतना बड़ा हो गया जिसमें इरा में मॉम डैड दोनों मारे गए। लेकिन अबिक अंकल ने उस फॉर्मूले को पहले ही कहीं छुपा रखा था जिससे सुहानी मित्तल को वो कभी नहीं मिल पाए। बेली इतना कह चुप हो जाती है, तभी ईशान कहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया सुहानी मित्तल इतना भी कैसे अबिक अंकल के नफरत कर सकती थी कि वो उनकी पूरी फैमिली को मरना चाहे और खासकर इरा को। जरूर कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं। ईशान की बात सुन इरा कहती है, और यही पता करना है क्योंकि अगर बुआ चाहती तो बिना मुझे मारे भी वो फॉर्मूला ले सकती थी, लेकिन और इसलिए मैंने कुछ किया। मुझे पता था वो मुझे मरना चाहती थी, बस मैंने उन्हें मौका दिया और जानबूझकर अपनी लोकेशन उन्हें बताई जिससे उन्हें पता चल सके कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन क्योंकि मैं उन्हें फॉर्मूला भी नहीं दे सकती थी इसलिए मुझे इसमें ईशान की मदद लेनी पड़ी। इतना कह ईशान की ओर इशारा करती है तो ईशान कहता है, इरा ने मुझे बस इतना कहा ही उससे मेरी एक मदद चाहिए तो मैंने कर दी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि इरा इसके बाद अपनी मारने की प्लानिंग करेगी। इतना कह ईशान बताता है उसने कैसे इरा की मदद की। इरा को उस फॉर्मूले के पास जाने की परमिशन चाहिए थी, लेकिन वहां जाने की परमिशन कुछ ही लोगों को थी और उसमें में से मैं भी एक हूँ। उसके बाद इरा कहती है, मैंने उस फॉर्मूले को वहां से हटाकर एक नकली फॉर्मूले रख दिया और साथ में उसमें एक चिप भी थी जिससे मुझे उनकी लाइव लोकेशन के साथ उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है और तुम सबने जो अभी देखा वो उसी फॉर्मूले में लगी चिप की वजह से हो पाया। तभी ईशानी कहती है, लेकिन जान तुम उस कैफे वाले इंसिडेंट से कैसे बच पाए। ईशानी की बात सुन इरा हल्के से मुस्कुराती है और राघव की तरफ देखने लगती है तो आगे राघव सभी से कहता है, बॉस मैं मुझे पहले ही बता दिया था कि वहां उन्हें मारने की कोशिश की जाने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही उस कैफे से सारे पब्लिक को बाहर निकल दिया था और वहां पर अपने आदमी को उनके भेष में रहने के लिए कहा था और जब बॉस आई थी हम उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे थे और जो ब्लास्ट हुआ उसे हमसे बाद में किया क्योंकि जो बम वहां लगाया गया था उसे हमसे पहले ही बंद कर दी थी। जो बम था वह हमरा था और इतना ही नहीं वहां पर आने वाले सारे इंस्पेक्टर और हॉस्पिटल मेंबर सारे हमारे आदमी थे और ये सब इसलिए जिससे सुहानी मित्तल को हम पे भरोसा हो जाए। सारे लोग तो ये सब सुन हैरानी से सभी को देख रहे थे। कुछ देर सभी खामोशी से बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद ईशान इरा से कहता है, तो अब आगे क्या प्लान है और ये कब तक तुम अपने मारने के नाटक चलाने वाली हो। मैं बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारी दी की हालत ठीक नहीं है। इरा भी ईशान की बात समझती थी इसलिए वो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ जानती हूँ, और मेरे इस नाटक की सबसे बड़ी वजह दी है क्योंकि सुहानी बुआ के करीब मुझसे ज्यादा दी है। जब मॉम डैड की डेथ हो गई थी तब बुआ ने ही दी को संभाला था। दी उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह प्यार करती है। एक पल को दी मेरी बात को सुन बुआ से दूर हो जाती, लेकिन फिर वो मुझसे से भी दूर हो जाती। उन्हें लगता कि वो मेरी वजह से बुआ से दूर हुई है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ बुआ खुद दी के सामने अपने गुनाह कबूल करें। इरा काफी उदासी से ये सब कह रही थी। पिछले लाइफ उसे खुद से प्यार और जिसे वो अपना भाई मानती थी उसने ही उसे मार दिया था और इस लाइफ में उसकी बुआ उसे मरना चाहती है। उसकी अब एकमात्र फैमिली उसकी दी है जिससे इरा काफी न तो दूर होना चाहती है, नहीं उनके मन में किसी तरह का कोई गलतफहमी पैदा करना चाहती है। इसलिए वो चाहती है सुहानी बुआ खुद ही सब कुछ कबूल कर ले। 70 ईशान किसायरा। इरा ने सभी को क्या हुआ था और उसने कैसे सब किया बता दिया था, जिसमें इरा का साथ ईशान बेली राघव ने की थी। अब आगे सभी से कुछ देर और बात करने के बाद धीरे धीरे सभी जाने लगे क्योंकि इरा अभी वहां से जा नहीं सकते थी, इसलिए उसे अपना ध्यान रखने का कह वहां से चले गए। अब वहां पर केवल इरा और ईशान ही बैठे थे। इरा ईशान की तरफ घूरते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, तुम्हें भी अब चले जाना चाहिए। ईशान इरा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता बल्कि चेयर से उठकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ इरा की तरफ बढ़ने लगता है। इरा उसे अपने तरफ आता देखती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आखिर इरा को थोड़े ही किसी से डर लगता है।
बतख ईशान इरा तक पहुंच गया था। ईशान ठीक इरा के सामने खड़ा, क्योंकि इरा चेयर पर बैठी थी इसलिए इरा को अपनी गर्दन ऊपर कर ईशान को देखना पड़ रहा था। ईशान ठीक इरा के बराबर झुकता है और इरा के चेयर के दोनों तरफ अपना हाथ रखते हुए इरा की आंखों में देखने लगता है और धीरे धीरे इरा के नजदीक आने लगता है। इरा और ईशान दोनों इतने करीब पहुंच गए थे जिससे उन दोनों की ही सांसें आपस में टकरा रही थी। इरा जिससे ये सोच लिया था कि अब कभी भी उसे ईशान के करीब जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे ईशान के अपने इतने करीब आने पर जैसे उसकी सांसें ही अटक गई थी और इरा चाह कर भी ईशान को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, जिससे उसके दिल की धड़कन कभी तेजी से धड़क रही थी। ईशान इरा के कान के करीब आकर बिल्कुल ही मदहोशी भरी आवाज में इरा से कहता है, डोंट फेयर बेबी डॉल, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब तुम मेरे करीब आए और जब तुम्हारा काम हो गया तो तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो। ईशान के इतना कहते ही इरा समझ जाती है ईशान क्या कहना चाहता है। इरा ने ये बात किसी को भी नहीं कही थी। हुआ ये था कि इरा ने जो भी प्लान किया था उसमें काफी बड़े बड़े लोग की मदद थी, जैसे उस कैफे के पास ऐसे पुलिस ऑफिसर का आना जो काफी जाना माना हो जिससे लोगों को उसकी बातों का विश्वास हो सके, और भी कई सारी जगहों पर इरा को अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट थे उनकी मदद चाहिए थी, जिसमें ईशान ने इरा की मदद की थी। ऐसा नहीं था कि इरा ये सब अकेली नहीं कर सकती थी, आखिर उसकी खुद की इतनी बड़ी कंपनी थी और उसके पास काफी सारे ऐसे लोग भी थे जो उसकी मदद कर सकते थे। लेकिन इसमें यह भी हो सकता था कि इससे शायद सुहानी जी को एहसास हो सकता था कि इरा मरी नहीं है, जो इरा के प्लान के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए इस सब में इरा ने ईशान की हेल्प ली थी, क्योंकि ईशान न केवल एक बिजनेस टाइकॉन था बल्कि उसकी दूसरी पहचान जो किंग की थी, जिससे ईशान के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन ईशान तो ईशान था, वो कैसे इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था। इसलिए ईशान ने इरा की मदद करने से पहले उसे साथ एक डिनर डेट पर जाने के लिए कहा था, जिसके लिए इरा को मानना पड़ा। प्रेजेंट टाइम ईशान देखता है इरा कहीं खोई हुई है, इसलिए ईशान को एक शरारत सूझती है और ईशान इरा के गले में बाइट कर लेता है, जिससे इरा चिहुकाते हुए होश में आती है। और जब उसे ईशान की हरकत का पता चलता है तो वो ईशान को धक्का देकर खुद से दूर करती है और उसे गुस्से से घूरने लगती है। लेकिन आज ईशान देख पा रहा था, जहां पहले उसे इरा के आंखों में नफरत नजर आ रही थी वही बस आज नाराजगी थी, जिससे देख अनजाने में ही उसके दिल को सुकून मिलने लगता है। लेकिन तभी एक जूता उसके ठीक मुंह पर आकर लगता है। ईशान देखता है इरा ने अपने एक हाथ में एक जूता पकड़ रखा है और दूसरा तो अभी अभी उसके मुंह पर पड़ा था, और तभी इरा दूसरा जूता भी उसके मुंह की तरफ फेंकती है। लेकिन ईशान वक्त रहते बच जाता है और इरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बेबी डॉल, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जगह मुझे जूता मार रही हो, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। इतना कह ईशान दौड़ते हुए इरा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार इरा वहां खड़ी नहीं रहती है, वो ईशान को अपने तरफ दौड़ते देख वो भी दौड़ने लगती है। दौड़ते हुए ही एटीट्यूड से कहती है, मैं तो थैंक यू ही कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी हरकत देख तुम्हें मरना का दिल करने लगा। आगे आगे इरा भाग रही और पीछे पीछे ईशान उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। इरा दौड़ते दौड़ते हुए एक कॉरिडोर की तरफ आ जाती है। इरा देखती है ईशान उसके पीछे नहीं आ रहा है, जिसे देख इरा को लगता है ईशान से वो काफी आगे निकल आए हैं, इसलिए इरा पीछे मुड़कर वहां से जाने लगती है। तभी अचानक से ईशान इरा को एक रूम में खींच लेता है, लेकिन इस तरह से खींचने के कारण दोनों ही वॉल पर लगे पर्दे में उलझ जाते हैं, जिससे वो दोनों ही काफी करीब आ गए थे। ईशान इरा को देखने लगता है। इरा की नीली नीली आंखें ईशान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और इरा भी ईशान के इतने करीब आने की वजह से उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही थी। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे से नजदीक जाने लगते हैं। वो दोनों इतने करीब आ गए थे, अगर उनमें से कोई भी हल्का सा आगे होता उनके होंठ आपस में मिल जाते हैं। ईशान काफी कोशिश करता है खुद को कंट्रोल करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा था। वही इरा भी पता नहीं किस मदहोशी में थी, न चाहते हुए भी वो ईशान के करीब जा रही थी। कुछ देर खुद को कंट्रोल करने के आखिरकार ईशान हार मान लेता है और इरा को सॉरी करते हुए उसके होठों को अपने होंठ से मिला लेता है और अपनी आंखें बंद कर इरा को पेशेनेट तरीके से किश करने लगता है। इरा कुछ देर तक वैसे ही हैरानी से ईशान को देखती है जो उसे किश कर रहा है, लेकिन आखिरकार वो भी अपनी आंखें बंद कर ईशान के किश को फील कर रही थी, लेकिन वापस ईशान को किश नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका दिल जहां ईशान के करीब जाने के बारे में कह रहा था वही उसका दिमाग फिर से इरा को ईशान से प्यार करने के लिए मना कर रहा था। जहां इरा का दिल ईशान को माफ करने के लिए कह रहा था, वही उसका दिमाग उसे फिर से ईशान पर भरोसा करने से मना कर रहा था। ईशान देखता है इरा न सांस ले पाने के कारण उसके गाल और नाक लाल हो गए हैं, इसलिए मजबूरन उसे इरा से दूर होना पड़ता है। ईशान के दूर होते ही इरा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। ईशान इरा को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। ईशान इरा के अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था इससे इरा गुस्सा होकर उसे पता नहीं इस बार किस चीज से मरना शुरू कर दे। इसलिए ईशान इरा को अपना ख्याल रखने का कह वहां से चला जाता है और इरा इसी उलझन में थी कि आखिर अभी जो उनके बीच हुआ क्या सही था।
आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आई थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।